हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना फ्रॉम जेसर ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 13 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर साइंस का चैप्टर 13 जो है कार्बन एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, ये वाला चैप्टर करने वाले हैं। ये चैप्टर में पूरा कार्बन के ऊपर है। कार्बन कैसा है, कार्बन के प्रॉपर्टीज़ क्या है, कार्बन में क्या क्या चीज़ें हैं, या कार्बन क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो ये पूरे लेसन में क्या है, पूरे लेसन में कार्बन के बारे में ही है। चैप्टर का नाम भी वैसे ही दिया है, कार्बन एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। जो कार्बन है वो एक क्या है, एक इम्पॉर्टेंट, एक प्रीशियस सा एलिमेंट है। एलिमेंट सबको पता है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 13 कार्बन एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, जो पेज नंबर 138 के साइंस टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं कि चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है। ये जो येलो बॉक्स दिख रहा है हम लोग को, ये येलो बॉक्स में हम लोग को दिया हुआ है कि हम लोग को पढ़ना क्या है। ठीक है, इसमें मेन पॉइंट्स है जो हम लोग को कवर, जो ये लेसन्स के थ्रू कवर किया जाने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया, कार्बन अकरेंस प्रॉपर्टीज एलोट्रॉप्स। तो कार्बन का अकरेंस कैसा है, अपीयरेंस कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सबको पता है। प्रॉपर्टीज का मीनिंग उसका कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, और अकरेंस मतलब उसका अपीयरेंस कैसा है या उसको वो कैसे मिलता है। ये दोनों वर्ड के मीनिंग सबको पता है। जो नया वर्ड आया वो है एलोट्रॉप। ये एलोट्रॉप क्या है हम लोग वो सीखने वाले हैं। ठीक है, एलोट्रॉप ये एक नया वर्ड है और यही वर्ड हम लोग ये चैप्टर में कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या फॉर्मेशन होता है उससे, वो सब भी करेंगे ये पॉइंट में। हाइड्रोकार्बन्स ये जब आएगा ये वाला पॉइंट टेक्स्ट बुक में तब देखेंगे। फिर थर्ड पॉइंट आता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के अकरेंस, वो दिखते कैसे, वो कैसे मिलते हैं हम लोग को, अकर कैसे करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या और उसके यूजेस क्या। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ये जो चैप्टर है कार्बन एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट में कवर करने वाले हैं। तो ये साल रिड्यूस सिलेबस की वजह से जो कैन यू रिकॉल, ट्राई दिस, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, ये सब रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये सब नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ रही हूँ जो है कार्बन। ठीक है, कार्बन यहाँ पे क्या दिया है, द एलिमेंट कार्बन इज अवेलेबल अबंडेंटली इन द नेचर एंड अकर्स इन फ्री एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। तो ये जो पूरा लेंदी सा सेंटेंस है मैं इसको दो में डिवाइड करती हूँ। पहला होगा द एलिमेंट कार्बन इज अवेलेबल अबंडेंटली इन नेचर, ठीक है, एंड अकर्स इन फ्री एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। तो दो सेंटेंस में डिवाइड करके मैं दो बार एक्सप्लेन करती हूँ। तो पहले क्या बोला है कि जो ये कार्बन एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट अवेलेबल है नेचर में। नेचर में जो एलिमेंट अवेलेबल है वो अबंडेंट है। अबंडेंट मतलब प्लेंटी, मतलब बहुत ज़्यादा, जितना ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा। इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि कार्बन का यूज़ और कार्बन जो मिल रहा है नेचर में वो बहुत ज़्यादा है। तो फर्स्ट सेंटेंस का ये मतलब पता चल रहा है हम लोग का, कार्बन नेचर में अबंडेंटली या तो प्लेंटी या तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एंड अकर्स इन फ्री एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। तो यहाँ पे दो वर्ड्स नए आए। तो ये जो वर्ड है फ्री स्टेट और ये कंबाइंड स्टेट, ये क्या है हम लोग देखते हैं पहले। अगर फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट अभी से क्लियर हो गया तो आगे जब ये वर्ड्स आएंगे तब आप लोग को समझने में इजी होगी। तो पहले देखते हैं फ्री स्टेट क्या है। तो फ्री स्टेट क्या दिया हुआ है, देखो फ्री स्टेट, फ्री स्टेट मतलब प्योर फॉर्म ऑफ एलिमेंट। इसको और गहराई से समझेंगे। देखो द एलिमेंट्स और मेटल्स, अब हम लोग को जो ये एलिमेंट्स है वो कहाँ मिलते हैं, ज़मीन खोद कर मिलता है। ठीक है, हम लोग को अंडरग्राउंड बरीड हुआ एलिमेंट्स हम लोग को मिलता है। हाइड्रोजन गैसेस का छोड़ के, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स है जैसे कि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सारी जो चीज़ें वो हम लोग को ज़मीन के नीचे से मिलते हैं, करेक्ट। तो ये क्या बोला है कि फ्री स्टेट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो द एलिमेंट्स और मेटल्स विच आर फ्रीली अवेलेबल विच डज नॉट रिएक्ट और इन अ कंपाउंड फॉर्म इज नोन एज अ फ्री स्टेट। वो एलिमेंट्स जो फ्रीली नेचर में अवेलेबल है, जो फ्रीली नेचर में अवेलेबल है और जो कोई भी दूसरी चीज़ों से रिएक्ट नहीं करते। जैसे कि एल्यूमिनियम का अगर मैं ले लूँ, एल्यूमिनियम जिसको एल लिखा जाता है, एल्यूमिनियम में ऑक्साइड होता है। एल्यूमिनियम के मतलब जो जगह से हम लोग को एल्यूमिनियम मिलेगा ना, अगर ये पर्टिकुलर जगह है जहाँ से एल्यूमिनियम मिलता है ना, तो एल्यूमिनियम के वो जगह को ओर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। मतलब वो पर्टिकुलर जगह से हम लोग को एल्यूमिनियम का ओर है, मतलब एल्यूमिनियम मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन हम लोग को एल्यूमिनियम प्योर फॉर्म में नहीं मिलता। एल्यूमिनियम हम लोग को प्योर फॉर्म में नहीं मिलता। एल्यूमिनियम कैसा मिलता है, एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड, ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोसीजर के बाद हम लोग को प्योर एल्यूमिनियम मिलता है।
तो ऐसे चीज़ों को कंबाइंड स्टेट कहते हैं। फ्री स्टेट ऐसे चीज़ें हैं, वो एलिमेंट्स जो ज़मीन में गाड़ने पर भी, जो ज़मीन से मिलने पर भी वो रिएक्ट नहीं करते। कुछ भी हो जाए, ऑक्सीजन हो जाए, कोई भी एलिमेंट, बाकी कोई एलिमेंट हो जाए, किसी से भी वो क्या नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता। एक बार अच्छे से समझते हैं। द एलिमेंट्स और मेटल्स विच आर फ्रीली अवेलेबल, ऐसे मेटल्स या एलिमेंट्स, ऐसे मेटल्स या एलिमेंट्स ध्यान से समझो, जो नेचर में फ्रीली अवेलेबल होते हैं और जो रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, एक एलिमेंट दूसरे से रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जो दूसरे वो ऑक्सीजन हो जाए, हाइड्रोजन हो जाए, किसी से भी रिएक्ट नहीं करते और कंपाउंड फॉर्म में नहीं होते। कंपाउंड फॉर्म मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट में एक ही चीज़ होता है। अभी एल्यूमिनियम, अगर मैं अभी एल्यूमिनियम की बात करूँ तो एल्यूमिनियम में सिर्फ क्या है, एल्यूमिनियम ही होगा। करेक्ट, एल्यूमिनियम में सिर्फ एल्यूमिनियम में होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। वो फ्री फॉर्म में, फ्री स्टेट में सिर्फ उसमें एक ही एलिमेंट होगा और जो फ्रीली अवेलेबल होगा नेचर में और जो रिएक्ट नहीं करने वाला है, किसी से भी वो रिएक्ट नहीं करेगा, उसको फ्री स्टेट कहेंगे। उसको प्योर फॉर्म ऑफ एलिमेंट भी बोलेंगे। एलिमेंट का पूरा प्योर फॉर्म, उसमें कोई मिलावट नहीं है। ठीक है, वो एलिमेंट जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है। नेक्स्ट है कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट मतलब जैसे मैंने बॉक्साइट एल्यूमिनियम का बता दिया। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के ओर को बॉक्साइट कहते हैं, जहाँ से एल्यूमिनियम निकलता है उसे बॉक्साइट कहते हैं। और बॉक्साइट में एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन के साथ, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो अलग अलग प्रोसेस से एल्यूमिनियम जो ये प्योर मेटल है इसको अलग किया जाता है और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे स्टेट को कंबाइंड स्टेट कहते हैं। इम्प्योर फॉर्म एलिमेंट का या मेटल का कौन सा फॉर्म, इम्प्योर फॉर्म। फ्री स्टेट क्या होता है, प्योर फॉर्म, और ये क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म। द एलिमेंट विच रिएक्ट विथ एयर वाटर, जो ऐसे एलिमेंट जो किसी से भी रिएक्ट करे, एयर वाटर ही जरूरी नहीं, सिर्फ हवा पानी नहीं, कोई और एलिमेंट से भी रिएक्ट कर ले। जैसे एल्यूमिनियम एक एलिमेंट था। ठीक है, हम लोग को पता है कि एल्यूमिनियम एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर लिए, तो ये कंबाइंड फॉर्म हो गया। एल्यूमिनियम इसमें हम लोग को मिलने वाला है, लेकिन कौन सा, कंबाइंड फॉर्म में हम लोग को मिल रहा है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ कोई और चीज़ भी हम लोग को, जो चीज़ नहीं चाहिए वो भी मिल रही है, जबकि ऐसा फ्री स्टेट में नहीं होता है। फ्री स्टेट के एलिमेंट्स जैसे गोल्ड हो गया, जब हम लोग गोल्ड निकालते हैं तो गोल्ड अपने प्योर फॉर्म में होता है, गोल्ड अपने फ्री स्टेट में होता है, गोल्ड में कोई चीज़ का मिलावट नहीं किया गया होता है। ठीक है, मेरे को लग रहा है कॉन्सेप्ट समझ गया होगा अभी तक। फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट का, फ्री स्टेट मतलब वो एलिमेंट का प्योर फॉर्म होगा, उसमें कोई भी मिलावट नहीं किया होगा, और कंबाइंड स्टेट मतलब उसमें या तो वो एयर वाटर से रिएक्ट किया होगा, एयर वाटर में जो भी एलिमेंट्स है उसके साथ रिएक्ट करके कोई एक नया चीज़ फॉर्म किया होगा, या तो कोई दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट किया होगा। ठीक है, तो ऐसे स्टेट को कंपाउंड स्टेट या कंबाइंड स्टेट कहते हैं, और जो प्योर फॉर्म होता है उसे फ्री स्टेट कहते हैं। तो ये लाइन में कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि कार्बन कैसा अकर करता है, तो अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग तरीके से अकर करते हैं। तो कार्बन फ्री स्टेट में भी अकर करता है और कंबाइंड स्टेट में भी। कौन से स्टेट में, फ्री स्टेट में भी और कंबाइंड स्टेट में, मतलब वो प्योर फॉर्म, कार्बन का प्योर फॉर्म भी अवेलेबल है और कार्बन का मिलावट वाला फॉर्म भी, मतलब इम्प्योर फॉर्म भी अवेलेबल है। In this chapter, let us study the properties of non-metallic element carbon. तो ये सेंटेंस हम लोग को क्या पता चलता है कि कार्बन कौन सा एलिमेंट है, कार्बन एक नॉन मेटल, मतलब वो मेटल नहीं है। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटालिक एलिमेंट है। ठीक है, फिर एक ग्रीन बॉक्स में कुछ दिया हुआ है, देखो, सिंबल ऑफ कार्बन। फर्स्ट सिंबल ऑफ कार्बन सी। सारे जो हम लोग के एलिमेंट्स है, हम लोग के जितने भी एलिमेंट्स है उसको सिंबल में डोनेट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ठीक है, जैसे कार्बन है तो CARBON, पूरा कार्बन नहीं लिखा जाएगा, उसको एक पर्टिकुलर वर्ड, सॉरी एक पर्टिकुलर लेटर दिया जाएगा। जैसे कार्बन को क्या दिया गया है, C। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मेरे को लग रहा है सबको पता होगा एटॉमिक नंबर क्या होता है, अगर नहीं भी पता तो भी मैं बता देती हूँ। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, एक बार मैं वो न्यूक्लियस के साथ सब ड्राइंग करके बताऊंगी, अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक न्यूक्लियस में, एक एलिमेंट में कितने प्रोटॉन्स के नंबर है, उससे हम लोग को एटॉमिक नंबर डिटरमाइन होते हैं। फिर नेक्स्ट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास होता है 12। फिर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, वैलेंसी 4, नॉन मेटेलिक एलिमेंट। ये सारी चीज़ें मैं बताती हूँ अभी। हम लोग एक बार शुरू से शुरू करते हैं। हम लोग सब लोग को पता है कि
ये हम लोग के एटम में, हम लोग के एलिमेंट, एटम्स पता है सबको, एटम मतलब एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है। एटम मैं लिख लेती हूँ, एटम मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, किसका स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट में क्या होगा, एटम होता है, एलिमेंट के अंदर एटम होता है, ठीक है। तो एटम में क्या होता है, पहले तो एटम में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस। मेरे को लगता है ये सबको पता है, ये सब हो चुका है, बट मैं एक बार शॉर्ट रिवाइज ले रही हूँ ताकि सबको आइडिया हो जाए एटम क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस होता है एटम का मिडल पार्ट, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का स्पेलिंग PROTON, न्यूट्रॉन का स्पेलिंग NEUTRON, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियस है हम लोग का, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन मतलब नो चार्ज, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, करेक्ट। प्रोटॉन में पॉजिटिव, न्यूट्रॉन में नेगेटिव, सॉरी न्यूट्रॉन मतलब नो चार्ज, ठीक है। तो एक बार मैं ड्रॉ कर लूँ अच्छे से, ये हम लोग का हो गया न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन है, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, न्यूक्लियस। तो हम लोग को याद रखना है न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर न्यूक्लियस के आजू बाजू में कौन घूमता है, ऑर्बिट्स होते हैं। न्यूक्लियस के आजू बाजू में क्या होता है, ऑर्बिट्स। ये सब हो चुका है, मैं एक बार बस क्या बोलते हैं, एक बार फ्लैशबैक में ले रही हूँ ताकि आप लोग को समझ जाए। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होते हैं ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन मेरे को नहीं लगता कि ये नया वर्ड होगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये सब कहाँ होते हैं, ये सब होते हैं एटम के अंदर, ठीक है। ये सब क्या कहाँ होते हैं, एटम के अंदर। और एटम कहाँ होता है, एटम होता है एलिमेंट के अंदर, ठीक है। तो हम लोग ने क्या देखा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन में नो चार्ज है। और ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट्स में कौन कौन रिवॉल्व करता है, कौन घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। हम लोग ने अभी तक ये देखा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट एक पाथ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जहाँ घूमते हैं उसे ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी तक क्या देखे, मैंने बोला था एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर मतलब जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, इसमें जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा उसको एटॉमिक नंबर डिफाइन करेंगे। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था, कार्बन का हम लोग ने क्या देखा, एटॉमिक नंबर 6 है, करेक्ट। तो एटॉमिक नंबर 6, अगर एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है मतलब उसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे, 6। अब प्रोटॉन 6 है मतलब प्रोटॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसका पॉजिटिव चार्ज मतलब 6 है। प्रोटॉन का मतलब कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कितना है, 6 है। और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है, अब एटॉमिक मास की तरफ आते हैं। एटॉमिक मास मतलब उसका वेट, ठीक है। उसके अंदर उसका मैटर कितना है, ये एटम के अंदर या ये एलिमेंट के अंदर उसका मैटर कितने चीज़ें, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको एटॉमिक मास कहते हैं। तो एटॉमिक मास कार्बन का 12 है। फिर थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ था, थर्ड पॉइंट दिया हुआ था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या दिया हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेरे को लग रहा है कि ये वर्ड से बहुत लोग फेमिलियर होंगे क्योंकि ये वर्ड पहले भी यूज़ हो चुका होगा शायद, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है मैं एक बार फिर बता दूंगी। आप लोग को पता चल गया कि ये ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। मैं और एक चीज़ बता दूँ, एक एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स जितने होंगे, प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज जितने होंगे उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होगा। मतलब अगर उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम 6 होंगे। कोई भी एलिमेंट ले लो, अगर मैं सपोज हाइड्रोजन की बात करती हूँ, किसकी बात करती हूँ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। तो
तो उसमें प्रोटॉन कितने होंगे, उसमें प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज भी 1 होगा, नेगेटिव चार्ज भी क्या होगा 1 होगा, ठीक है। मतलब क्या बोला है कि एक एटम में या एक एलिमेंट में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो पहले जान लेते कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, मैं एक्सप्लेन करने के लिए उसको शॉर्ट और एक्सप्लेनेबल वैसा वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स। अब हम लोग को पता चला कि एक एलिमेंट में या एक एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज मतलब जितना प्रोटॉन्स होता है उतना ही क्या होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है। प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स, ये हम लोग को पता चल गया। मतलब जितना एटॉमिक नंबर, हम लोग का एटॉमिक नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग किसकी बात करेंगे, अभी हम लोग कार्बन की बात करते हैं, ठीक है। तो कार्बन को डिनोट किया जाता है C से, उसका एटॉमिक नंबर क्या दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर है 6, मतलब प्रोटॉन्स कितने हैं 6, इलेक्ट्रॉन्स भी 6। उसका एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास है 12, ठीक है। एटॉमिक मास है 12। अब आ गया हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक जो न्यूक्लियस, ये हम लोग का न्यूक्लियस है, अच्छे से मैं एक बार ड्राइंग कर लूँ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फिर ये जो ऑर्बिट्स है, ठीक है, ये क्या है, ये सब जो ऑर्बिट्स है, ये सब ऑर्बिट्स है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रिवॉल्व करते हैं, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में। एक पाथ है, एक जगह है वो लोग जहाँ पे रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूमने वाले, एक ऑर्बिट में कितने, जैसे अगर एक क्लास की बात करूं मैं, एक क्लास में 30 बेंचेस है, एक क्लास में कितने बेंचेस हैं, एक क्लास में 30 बेंचेस है, ठीक है, 30 बेंच है। और एक बेंच में कितने बच्चे बैठ सकते हैं, एक बेंच में 2 बच्चे बैठ सकते हैं, एक बेंच में कितने बच्चे, 2 बच्चे बैठ सकते हैं। तो वो क्लास की कैपेसिटी क्या होगी, वो क्लास की कैपेसिटी कितनी होगी, एक बेंच में 2 बच्चे बैठ सकते हैं, तो 30 बेंच पे कितने बच्चे बैठेंगे, 60 बच्चे बैठ सकते हैं, 60 स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो क्लास की कैपेसिटी है कि क्या बोलते हैं, एक क्लास में 60 बच्चे बैठ सकते हैं। तो वैसे ये ऑर्बिट की भी कोई कैपेसिटी होती होगी ना, कि एक ऑर्बिट में इतने ही इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं, ठीक है। हम लोग को ऐसा कुछ होगा ना कि एक ऑर्बिट में इतने ही इलेक्ट्रॉन्स घूमने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं घूमने चाहिए। तो ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। उसका फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 2n स्क्वायर। तो पहले हम लोग एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डेफिनेशन को देख के समझना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑर्बिट्स में डालने के टाइम। ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं फिर रिपीट करती हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है जो है 2n स्क्वायर। इसमें n क्या है, n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, n मतलब n इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। n क्या है, n है नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो 2n स्क्वायर मतलब अभी सपोज हम लोग का ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये हम लोग का न्यूक्लियस है, ये मैंने ये हम लोग का न्यूक्लियस है, ये वाला, ये देखो ये दिख रहा है, ये हम लोग का न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। ये हम लोग का न्यूक्लियस है जिसमें क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये हम लोग का फर्स्ट ऑर्बिट है, मैं लिख लूँ फर्स्ट, ये हम लोग का सेकेंड है, और ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का थर्ड है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूमने चाहिए, सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूमने चाहिए, थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूमने चाहिए, ये हम लोग को पता करवाएगा ये फॉर्मूला। क्या है ये फॉर्मूला, 2n स्क्वायर। n इसमें मतलब क्या है, n है नंबर ऑफ ऑर्बिट, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए बताएगा। n की जगह पे 2 इंटू n की जगह पे हम लोग 1 लिख लेते हैं। क्यों 1 लिखेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है। तो 2 इंटू 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 इंटू 2 2, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूमने वाले हैं, फर्स्ट ऑर्बिट के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स घुमाने की कैपेसिटी है। कौन सी कैपेसिटी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं, ठीक है।
तो हम लोग को भी पता चल गया कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 2। जैसे हम लोग को पता था कि एक बेंच में 2 बच्चे रहने की ही कैपेसिटी है, वैसे ही फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स को संभालने की ही कैपेसिटी है। फर्स्ट जो ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड ऑर्बिट का देखते हैं। सेकेंड ऑर्बिट में भी सेम 2 इंटू 2 स्क्वायर, एन के बदले क्या डालेंगे? 2 क्यों डालेंगे? क्योंकि हम लोग सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 इंटू 2 8। मतलब सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं? ये जो सेकेंड ऑर्बिट है इधर हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं। इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड ऑर्बिट का भी सेम होगा, सेम फॉर्मूला डालोगे तो हम लोग को सेम आंसर आएगा 18, ठीक है। ऐसा ही घूमते घूमते रहेगा, ऐसा ही नंबर्स डिसाइड होता है ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूमने वाले, ठीक है। तो अभी हम लोग कार्बन की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कार्बन के लिए एक अलग सा न्यूक्लियस और एकदम क्लियर सा डायग्राम ड्रॉ करके रखा है, ठीक है। अब हम लोग एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और हम लोग को जो जो समझा हम लोग वो सब लिख के एक बार स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग को क्या समझा? कार्बन को C से डिनोट करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? 6 होगा। प्रोटॉन्स कितने होंगे? 6। यहाँ पे न्यूक्लियस में ना प्रोटॉन्स कितने होता है सब प्लस से का दिखाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का दिखाना ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर में हम लोग को ये भी पता चल गया कि क्योंकि प्रोटॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स होता है, करेक्ट। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एक एटम में सेम होते हैं। तो प्रोटॉन्स अगर 6 है तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज क्या होगा? 6 होगा। एटॉमिक मास क्या होगा? एटॉमिक मास हो गया 12। फिर आता है हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो हम लोग को क्या पता चला कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने रह सकते हैं? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 रह सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 रह सकते हैं। सेकेंड ऑर्बिट में कितने रहेंगे? सेकेंड ऑर्बिट में 8 रह सकते हैं। थर्ड ऑर्बिट में 18। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और प्लेस करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कार्बन के फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? क्योंकि वो कितना संभाल सकता है? 2 संभाल सकता है। तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स घूमने वाले। कहाँ पे? फर्स्ट ऑर्बिट में। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स घूमने वाले, ठीक है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 2 की है तो वो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट उसको लेगा। सेकेंड ऑर्बिट में कितने हैं? सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। सेकेंड ऑर्बिट कितना कैपेसिटी है? 8 इलेक्ट्रॉन्स संभालने की कैपेसिटी है। समझो कैपेसिटी क्या होता है? उसकी ताकत, ठीक है। जैसे मैंने क्लास का एग्जाम्पल दिया, क्लास में 60 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। क्लास की कैपेसिटी क्या है? क्लास में 60 स्टूडेंट्स होने की कैपेसिटी, मतलब वहाँ पे 30 बेंचेस है। वहाँ पे कितने बेंचेस है? 30 बेंच है। और एक बेंच में 2 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। एक बेंच में कितने? 2 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। तो क्लास में कितनी कैपेसिटी? क्लास में 60 स्टूडेंट्स को कंज्यूम करने की, 60 स्टूडेंट्स को बैठाने की क्लास के अंदर उतनी कैपेसिटी है। लेकिन अगर मैं 60 के बदले 40 स्टूडेंट्स को बैठाती हूँ, 40 स्टूडेंट्स, अभी उसके पास वो क्लास में 60 स्टूडेंट्स नहीं है। 60 स्टूडेंट्स वो क्लास में नहीं है और बच्चे कुछ है 40 स्टूडेंट्स है। तो वो क्या क्लास उसको मना कर देगा कि नहीं मेरे को 60 और 20 स्टूडेंट्स लाके दो फिर ही क्लास में बैठना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जितने बच्चे होंगे वो 40 है तो 40 को भी एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर 60 से 65 हो जाएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि क्लास की उतनी ही कैपेसिटी है, ठीक है। तो सेम हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है। इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में, ये सपोज एक बेंच है, एक बेंच छोटी सी बेंच है, फर्स्ट ऑर्बिट एक छोटी सी बेंच है अज्यूम करो, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं, ठीक है। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 ही इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं। तो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। तो फर्स्ट ऑर्बिट में उसने 2 को बैठा दिया, फर्स्ट ऑर्बिट में उसने 2 को बैठा दिया, करेक्ट। उसके बचे कितने? उसके बचे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को किधर बैठाएगा? लास्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में बैठाएगा ना। अब सेकेंड ऑर्बिट में भले ही कैपेसिटी 8 की है,
सेकेंड ऑर्बिट बोल रहा है कि मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर तुम लोग लाओगे ना कहीं से भी मैं बैठा सकता हूँ। सेकेंड ऑर्बिट ये बोल रहा है कि अगर तुम लोग 8 इलेक्ट्रॉन्स लाओगे कहीं से भी तो भी मैं बैठा सकता हूँ। लेकिन वो ये नहीं बोल रहा कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो वो भगा देगा, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कार्बन के पास और इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, सेम इसके तरह। इसके पास 40 स्टूडेंट्स है, बच्चे कुछ है क्लास में, अभी 40 स्टूडेंट्स है, तो थोड़ी क्लास मना कर दिया कि नहीं 40 स्टूडेंट्स को मैं नहीं पहचानने वाला। भले ही क्लास में जगह होगी और, लेकिन स्टूडेंट्स तो 40 है, तो और 20 स्टूडेंट्स तो कहीं और से ला नहीं सकते। इसके लिए वो 40 स्टूडेंट्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। सेम सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स भी सेम करेंगे। ऑर्बिट क्या कर रहा है कि 4 ऑर्बिट को भी वो एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि उसके पास और ऑर्बिट्स और इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, फर्स्ट ऑर्बिट में उसने 2 को बैठा दिया और 4 इलेक्ट्रॉन्स को उसने क्या किया, सेकंड ऑर्बिट में कंज्यूम कर लिया। तो मेरे को लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर, ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें जो 8 में भी पढ़ा होंगे, बहुत लोगों ने पढ़े होंगे, वो लोग को क्लियर हो गया होगा। तो ये जो ग्रीन बॉक्स है उसमें सब में वही दिया है, कार्बन सिंबल दिया है, एटॉमिक नंबर दिया है, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नॉन मेटेलिक एलिमेंट, और एक है वैलेंसी। वैलेंसी, ये वैलेंसी क्या है ये मैं एक्सप्लेन करूँगी आगे। ठीक है, तो पहले ये वैलेंसी को थोड़ा स्किप करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये कैन यू टेल कट है, और ये जो ऊपर है ये एक्टिविटी क्वेश्चन है। ये एक्टिविटी क्वेश्चन ये खुद से करना है। इसके नीचे क्या दिया हुआ है देखो, compounds obtained directly or indirectly from plants and animals are called as organic compounds। तो यहाँ पे बोला है, यहाँ पे 2 चीज़ें निकाला गया, ऑर्गेनिक, ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ें निकाले गए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। यहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मतलब बताया जा रहा है। तो ऑर्गेनिक क्या होता है, यहाँ पे बोला है कि कंपाउंड्स मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स या तो एक मिक्सचर। कंपाउंड्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से एनिमल से मिलते हैं। प्लांट्स मरने के बाद जो सॉइल में मिक्स हो जाता है तो वो भी एक ऑर्गेनिक चीज़ है। लेकिन अगर हम लोग सीधा प्लांट जो जिंदा है वो प्लांट को लेते हैं, वो भी ऑर्गेनिक है। तो वो सारी चीज़ें जो हम लोग को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स या एनिमल से मिलती है उसे ऑर्गेनिक कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कहेंगे। वो सारी चीज़ें जो हम लोग को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे मिलती है, प्लांट्स या एनिमल्स के थ्रू ही मिलती है, उसे ऑर्गेनिक कहेंगे। उसका उल्टा नहीं बोलूँगी मैं, ठीक है। एंड कंपाउंड्स, यहाँ पे देखो दिया है, एंड कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स आर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मिनरल्स क्या होता है, तो मेरे को तो लगता है कि मिनरल सबको पता होगा कि ऐसे कंपाउंड्स जो मिनरल से मिलते हैं। यहाँ पे मिनरल्स 2 टाइप के होते हैं, एक मिनरल जो हम लोग को खाने में मिलता है, मिनरल्स विटामिन्स मिनरल्स ये जो होता है वो मिनरल्स अलग, और दूसरा मिनरल्स वो जो ग्राउंड से मिलता है, माइनिंग करने पर। माइनिंग पता है, जो ज़मीन खोदने पर, जो ज़मीन खोदने के नीचे से जो भी चीज़ें मिलती है उसे मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली ऑर्गेनिक का मतलब बताया कि जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग को किससे मिलता हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स या एनिमल से मिलता हो उसे ऑर्गेनिक कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जो मिनरल से मिलते हो उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर वो मिनरल से मिल रहे तो वो इनऑर्गेनिक हो जाएंगे, अगर वो प्लांट्स या एनिमल से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिल रहे तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है मतलब जो भी चीज़ें हम लोग को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहाँ से मिल रही है, प्लांट्स या एनिमल से, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसमें क्या अवेलेबल होता है, कार्बन। ध्यान से सुनो, हर एक कंपाउंड जिसमें जो ऑर्गेनिक है, जो क्या है, जो ऑर्गेनिक है, जो प्लांट्स या एनिमल से मिलता है उसमें अवेलेबल है कार्बन। उसमें कार्बन ये चीज़ मिलनी ही मिलनी है। तो यहाँ पे बोला कार्बन इज द मेन एलिमेंट इवन इन द सेलुलर DNA and RNA that transfer heredity characteristic from one generation to the next। अभी कार्बन और एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट किस में है, सेलुलर DNA। DNA क्या होता है, यहाँ पे देखो DNA का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और RNA का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो कार्बन DNA और RNA में जो हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक जनरेशन टू जनरेशन चेंज होती है। अभी आपके अंदर जो, आपकी मम्मी के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक था आप में चेंज हुआ, क्योंकि आपकी मम्मी का और तुम्हारा मतलब जो हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक आपकी मम्मी का और आपका जो भी सिमिलैरिटी वो जनरेशन टू जनरेशन चेंज हो रहा है। तो उसमें भी वो एक पूरा एक लेंदी सा प्रोसेस है,
वो प्रोसेस में भी कार्बन का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। तो कार्बन तुम लोग को जगह जगह पर मिलने वाला है। कार्बन खाते भी हो, कार्बन एक्सेल भी करते हो कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू, तो कार्बन हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 139। पेज नंबर 139 में सबसे टॉप पे एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट दिया हुआ है, बट ये रेड्यूस सिलेबस में कट हो चुका है, इसके लिए मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। मैं डायरेक्टली अकरेंस ऑफ कार्बन पे आती हूँ। तो अकरेंस ऑफ कार्बन, कार्बन का अकरेंस कैसा है, कार्बन आया कैसे, वो अकर कैसे, कब से स्टार्ट हुआ, वो सब है, ठीक है। तो द नेम कार्बन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो मीनिंग कोल। तो सबसे पहले ये बताया कि जो वर्ड कार्बन है ये डिराइव, ये निकला कहाँ से। तो ये वर्ड निकला लैटिन, एक वर्ड है लैटिन वर्ड जिसका नाम है कार्बो। कार्बो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग कोयला होता है। कोल पता है, कोयला, ठीक है, उसके नाम पर रखा गया कार्बन। कार्बन इज फाउंड इन नेचर इन फ्री एज वेल एज इन कंपाउंड स्टेट। तो मैंने पहले ही भी बताया फ्री और कंपाउंड स्टेट का मतलब, फ्री मतलब प्योर फॉर्म होगा। अगर कार्बन की बात कर रही हूँ, ये एलिमेंट कार्बन की बात कर रही हूँ, तो कार्बन का फ्री स्टेट मतलब ऐसी चीज़ें जो सिर्फ, जिसमें सिर्फ कार्बन ही होंगे, ऐसी चीज़ें जो नेचर में अवेलेबल है जिसमें सिर्फ कार्बन होगा, जैसे कि डायमंड, ठीक है। डायमंड में सिर्फ कार्बन होता है, उसमें और कुछ भी नहीं होता। डायमंड में सिर्फ कार्बन होता है और वो नेचर में किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करता। डायमंड आप लोग को पता है कि नीचे माइनिंग से मिलता है, ठीक है, कोयले की खान से डायमंड मिलता है। तो क्या बोलते हैं, कार्बन डायमंड में क्या है, पूरा डायमंड में पूरा कार्बन है। जबकि कंपाउंड स्टेट मतलब सपोज अभी मैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लूँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो हम लोग एक्सेल करते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी होता है। CO2 में कार्बन के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन भी होता है। तो वो क्या हो गया, वो एक कंपाउंड स्टेट हो गया। तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है फ्री स्टेट और कंपाउंड स्टेट का। कार्बन इन द फ्री स्टेट इज फाउंड एज डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो कार्बन जो फ्री स्टेट में मिलता है, जो फ्रीली मिलता है, जो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, उसका एग्जाम्पल एक है डायमंड जो मैंने दिया, और एक है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में और डायमंड के बारे में पढ़ेंगे। एंड इन द कंबाइंड स्टेट, अब कंबाइंड स्टेट की बात आती है तो ये सब फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला है एज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में भी हम लोग को मैंने जैसा कि बोला, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन अवेलेबल होता है और उसके साथ ऑक्सीजन का मिक्स होता है। तो वो एक कंपाउंड है जो फ्री स्टेट में नहीं है, वो एक कंपाउंड स्टेट में, ठीक है। एंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स क्या होता है, तो कार्बोनेट्स तब फॉर्म होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CO2। जब CO2 कोई और केमिकली सब्सटेंस के साथ मिलता है, जब कोई और केमिकल सब्सटेंस से रिएक्ट करता है, तब कार्बोनेट्स फॉर्म होते हैं। सच एज एग्जाम्पल दिया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का कार्बोनेट। मार्बल सबको पता है। कैलमाइन, ये कैलामाइन क्या है, कैलामाइन जैसे मैंने एल्यूमिनियम के बारे में बताया था, एल्यूमिनियम जो जगह पे मिलता है उसको बॉक्साइट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, बॉक्साइट। उसके ओर को, जो जगह से हम लोग को एल्यूमिनियम मिलने वाला है, वैसे ही जहाँ पे जिंक एक एलिमेंट है, जहाँ जो जगह से हम लोग को जिंक मिलता है उसे कैलामाइन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को एग्जाम्पल दिया था फ्री स्टेट का। कार्बन का जो फ्री स्टेट में, जो कार्बन फ्री स्टेट में मिलता है उसका नाम है डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट फ्री स्टेट में मिलते हैं। और कंपाउंड स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मार्बल हो गया, कैलामाइन मैंने बताया। कैलामाइन मतलब जिंक का जो ओर होता है, जहाँ से हम लोग को जिंक मिलने वाला है, ठीक है। तो जिंक के साथ हम लोग देख सकते हैं कि जो जिंक का ओर होता है ना, कैलामाइन, उसमें जब हम लोग जिंक निकालते तो उसके साथ कार्बन और ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है। मतलब जिंक ये लोग से क्या करता है, रिएक्ट कर किया होता है। फिर हम लोग इसको निकालने के बाद हम लोग को जिंक CO3 मिलता है। हम लोग जब निकालेंगे ना, जिंक को ढूंढेंगे, तब हम लोग को क्या मिलता है, जिंक CO3। जिंक CO3 से अलग अलग प्रोसेस करने के बाद हम लोग को सिर्फ प्योर जिंक मिलता है, ठीक है। तो इसको कंपाउंड स्टेट कहते हैं। मेरे को लगता है अभी सबको क्लियर हो गया होगा कि कंपाउंड स्टेट और फ्री स्टेट क्या होता है। फ्री स्टेट मतलब प्योर फॉर्म। अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो कार्बन ऐसा एलिमेंट जिसमें सिर्फ कार्बन हो, सिर्फ कार्बन, उसमें और कुछ नहीं। और कंपाउंड स्टेट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी है, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड स्टेट। फिर सेकेंड है फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और किस में मिलता है, कोल। जो फॉसिल फ्यूल क्या होता है, फॉसिल फ्यूल मतलब वो फ्यूल्स जो प्लांट्स या एनिमल्स या ह्यूमंस के डेथ होने पर जो बोन्स होते हैं, वो डिकम्पोज होने पर जो फॉसिल्स बनता है, उसके एग्जांपल कोल में भी, ठीक है,
पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब भी किसके एग्जाम्पल है? कंबाइंड स्टेट के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कार्बोनेशियस न्यूट्रिएंट्स। कार्बोनेशियस न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स हम लोग जो खाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स जिसमें क्या अवेलेबल है? कार्बन। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में भी कार्बन अवेलेबल है। फिर है प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में भी कार्बन अवेलेबल है। और फैट्स, फैट्स में भी कार्बन अवेलेबल है। इसके बाद आता है नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स जो फाइबर्स यूज करते हैं, कॉटन, वूल, सिल्क, इसमें भी क्या है? फैक्ट से क्या बोलते हैं? कार्बन अवेलेबल। लेकिन सिर्फ कार्बन नहीं, कार्बन के साथ अलग अलग चीजें भी अवेलेबल है। तो ये सब थे कंबाइंड स्टेट के एग्जाम्पल्स, किसके? कार्बन के। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन पे। क्या आता है? प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में सबसे फर्स्ट आता है एलोट्रॉपिक और नेचर ऑफ कार्बन। तो मैंने जब पॉइंट्स बताया था तभी मैंने बता दिया था कि कार्बन का एलोट्रॉपिक नेचर, ये एक वर्ड, नया वर्ड है जो तुम लोग सीखने वाले हो 9th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो एलोट्रॉपिक नेचर ऑफ कार्बन क्या है? देखो, पहले एलोट्रॉपिक क्या है ये समझते हैं। पहले क्या समझेंगे? एलोट्रॉपी को समझेंगे। एलोट्रॉपी क्या है? सम एलिमेंट्स अकर इन नेचर इन मोर देन वन फॉर्म। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो नेचर में एक से ज्यादा फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं नेचर में जो एक से ज्यादा फॉर्म अपने में रहते हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस डिफरेंट फॉर्म्स आर सेम बट द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं, मैं अपने पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं ये रीडिंग करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं नेचर में जो एक से ज्यादा फॉर्म में होते हैं। ठीक है, उनमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, उनमें जो केमिकल चीजें होती है वो सेम होती है। दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है, पर दिखने में, फिजिकल मतलब अपीयरेंस, उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो अलग होता है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं दूंगी, डायमंड और ग्रेफाइट। क्या दूंगी? डायमंड और ग्रेफाइट। हम लोग ने ये ग्रेफाइट और डायमंड क्या पढ़ा था? ग्रेफाइट और डायमंड क्या है? फ्री स्टेट ऑफ कार्बन। कार्बन के फ्री स्टेट है, मतलब इसके साथ कोई भी मिलावट नहीं है। डायमंड में पूरा क्या है? डायमंड में पूरा कार्बन है, ग्रेफाइट में भी पूरा कार्बन है। तो डायमंड के, मेरे को लगता है डायमंड सबको पता होगा, तो मैं ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा बताती हूँ। ग्रेफाइट एक ब्लैकिश कलर का होता है। ठीक है, जो हम लोग पेंसिल यूज करते हैं ना, जो पेंसिल यूज करते हैं, पेंसिल का जो लिड होता है, ऐसा पेंसिल का जो नोक होता है, ये पेन है, मैं पेंसिल की बात कर रही हूँ। पेंसिल में जो नोक यूज होता है उसको ग्रेफाइट से बनाया जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट ब्लैक कलर का होता है, सॉफ्ट होता है। डायमंड कैसा होता है? डायमंड हार्ड होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। अब डायमंड शाइनी होता है। मैंने क्या बोला? डायमंड सबको पता है, डायमंड शाइनी होता है। डायमंड क्या होता है? शाइनी होता है। जबकि ग्रेफाइट क्या होता है? ब्लैक कलर का। मतलब डायमंड दिखने में अलग है, डायमंड दिखने में अलग है, और ग्रेफाइट दिखने में भी अलग है। डायमंड का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है और ग्रेफाइट का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है। लेकिन दोनों का जो केमिकल प्रॉपर्टी, दोनों के अंदर क्या है? दोनों के अंदर कार्बन ही है। दोनों के अंदर क्या है? दोनों के अंदर सिर्फ कार्बन है। क्योंकि हम लोग ने देखो यहाँ पे पढ़ा था कि फ्री स्टेट कार्बन इन द फ्री स्टेट इज फाउंड इज डायमंड एंड ग्रेफाइट। कार्बन जो फ्री स्टेट में, मतलब कार्बन का जो प्योर फॉर्म है, वो उसमें एक डायमंड आता है, उसमें ग्रेफाइट आता है। मतलब डायमंड में भी पूरा कार्बन है और ग्रेफाइट में भी पूरा कार्बन है। मतलब दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, पर फिजिकल प्रॉपर्टीज, अपीयरेंस अलग है। डायमंड शाइनी है, ग्रेफाइट ब्लैक है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एलोट्रॉपी, जिसमें जो प्रॉपर्टी, ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब अपीयरेंस अलग अलग होगा, दिखने में अलग होंगे, पर उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? एलोट्रॉपी। तो अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सम एलिमेंट्स ऑकर इन नेचर इन मोर देन वन फॉर्म। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं नेचर में जो एक से ज्यादा फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस डिफरेंट फॉर्म्स आर सेम। तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ये सारे फॉर्म्स के सेम होंगे, सारे फॉर्म्स के जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होंगे, बट द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। बट उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। तो मेरे को लग रहा है एलोट्रॉपी समझ गया होगा कि एलोट्रॉपी क्या होता है, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल डायमंड और ग्रेफाइट का रख लो। डायमंड और ग्रेफाइट में फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों दिखने में पूरे, एक सफेद, एक शाइनी, एक ब्लैक सॉफ्ट। ठीक है, लेकिन दोनों में क्या है? दोनों में सेम केमिकल प्रॉपर्टी है। ऐसे प्रॉपर्टी को कहते हैं एलोट्रॉपी। लाइक कार्बन में एलोट्रॉपी होता है, मैंने कार्बन का बताया, डायमंड और ग्रेफाइट। वैसे ही सल्फर भी एक एलिमेंट है, फॉस्फोरस भी एक एलिमेंट है, उनमें भी एलोट्रॉपी दिखाई पड़ती है। मतलब सल्फर और फॉस्फोरस भी नेचर में एक से ज्यादा फॉर्म में मिलते हैं और उनके
उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होते लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। तो अब देखते हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या क्या हैं। कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या क्या है, हम लोग ने एलोट्रॉपी पढ़ा। एलोट्रॉपी क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होते लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं, वो एलोट्रॉपी होते हैं। तो अब कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या है, कार्बन के ऐसे कौन से चीज़ें हैं, कार्बन से बने हुए ऐसे कौन से चीज़ें हैं जिसमें एलोट्रॉप है। तो फर्स्ट है, पहले ए है मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जांपल नहीं है, पहले ये लोग बता रहे क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म मतलब अ क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज़ अ रेगुलर एंड डेफिनाइट अरेंजमेंट ऑफ एटम। सबको क्रिस्टल पता होगा, अगर कोई भी क्रिस्टल बोलता है तो किसी को भी ऐसा शाइनी सा, ठीक है, शाइनी सा याद आता है, और फिर वो उसमें वो हार्ड होता है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म के तीन पॉइंट्स दिए हुए देखो। फर्स्ट पॉइंट, अ क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज अ रेगुलर एंड डेफिनाइट अरेंजमेंट ऑफ एटम। एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में रेगुलर और डेफिनाइट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अभी अगर डायमंड है तो डायमंड के अंदर अलग अलग एटम्स होंगे, तो एटम का एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा। एटम को एक रेगुलरली क्या किए होंगे, एटम को एक रेगुलरली अरेंजमेंट दिया होगा। अब यहाँ पे एक छोटा डायमंड ले लो कि बड़ा डायमंड ले लो, दोनों का जो स्ट्रक्चर होगा, जो एटम्स के स्ट्रक्चर होंगे वो सेम होंगे। अब ये कैसे सेम होंगे, ये लोग का डायग्राम, ये लोग का स्ट्रक्चर नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है, तब मैं एक्सप्लेन करूंगी प्रॉपर्ली। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। जो क्रिस्टलन फॉर्म्स होते हैं ना, उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। अ क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज़ अ डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है उसका एक प्रॉपर डेफिनाइट सा ज्योमेट्रिकल सा शेप होता है, शार्प एजेस होते हैं, और उसका सरफेस क्या होता है, प्लेन होता है। तो ये कार्बन के, हम लोग कार्बन की बात करें तो कार्बन के ऐसे 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स है। क्रिस्टलाइन मतलब समझ क्या होगा, एलोट्रॉप्स मतलब वो चीज़ें जिसके फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। तो कार्बन कैसे कितने हैं, कार्बन कैसे 3 है। पहला है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, और थर्ड है फुलेरिन। तो पहले हम लोग डायमंड की बात करते हैं। डायमंड सबने देखा है, डायमंड का डायग्राम 13.1 में दिया हुआ है, डायमंड सबको पता है। तो डायमंड्स आर फाउंड इन इंडिया मेनली इन गोवलकोंडा, कर्नाटक एंड पन्ना, मध्य प्रदेश। यहाँ पे ये जो गोवलकोंडा ये जगह है ये कर्नाटक में है, पन्ना ये जो जगह है ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये डायमंड इंडिया में यहाँ मध्य प्रदेश और कर्नाटका में मिलता है। फिर बोला है कि डायमंड्स आर ऑल्सो फाउंड इन, ये इंडिया के अंदर का था, अब इंडिया के बाहर कहाँ डायमंड मिलते हैं, तो साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, बेल्जियम, रशिया एंड अमेरिका, यहाँ पे भी डायमंड मिलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो डायमंड का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो यहाँ पे एक डायमंड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर कैसा बना है मैं वो एक्सप्लेन करूँगी, पहले मैं ये रीड कर लेती हूँ। इन डायमंड एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 नेबरिंग एटम्स बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो बहुत लोगों को कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है वो नहीं समझा होगा, ये बॉन्ड क्या है यही नहीं समझा होगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या समझेगा। तो मैं पहले बॉन्ड्स क्या होता है वो एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं आगे का ये डायमंड पे आती हूँ, ठीक है। पहले ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है वो पहले वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, फिर मैं यहाँ पे आती हूँ, ठीक है।